हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा आज हम अपने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मैं सिंपल शब्दों में पहले आपको समझा देती हूँ। बेटा ये एक तरह के गाइडलाइंस हैं हमारे लिए जो हमें ये बताती है कि हमें अपने बिजनेस हाउस के जो अकाउंट्स है वो कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन से इसमें प्रोसीजर है, कौन कौन से मतलब अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं हमारे पास, कैसे हमने उनको प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोज़ करना है। तो ये सारी जानकारी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से मिलती है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उस देश की, जिस देश के हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे उस देश की कोई अकाउंटिंग बॉडी, रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग बॉडी है, वो इशू करेगी इसको। और इसकी हेल्प से एक तरह का अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिल जाता है जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी लाता है और इनको ज़्यादा यूज़फुल बनाता है, जिससे कि डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको ये ख़त्म करता है। तो बेटा एक तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अकाउंटेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कि जो है एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हर एक बिजनेस हाउस प्रोवाइड करवा सकता है अपने यूज़र्स को। तो बेटा अब इसका जो है मीनिंग हम रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे लिए जो है गाइडलाइंस का सेट है जिसको हम गैप्स भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये इनका यूज़ क्या है, दे आर फॉलोड फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनको किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, दे आर अकाउंटिंग रूल्स, प्रोसीजर्स relating to measurement, recognition, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in the financial statements। जो भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उनसे रिलेटेड हमें रूल्स प्रोवाइड करता है, प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, और उन स्टेटमेंट, उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मेजर करना है, उनकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सब कुछ हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो है वो बताया जाता है। तो बेटा ये इशू कौन करता है, अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, उस देश की, जिस देश के हमने अकाउंट्स तैयार करने हैं, जिस देश के से वो कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करती है, उसकी, उस देश की किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग बॉडी द्वारा ये इशू किए जाते हैं। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं प्रोफेशनल्स को, अकाउंटेंट्स को अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो बेटा इसके मीनिंग के बेस पे अब हम इसकी नेचर डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नेचर क्या होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। मतलब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये हमें फ्रेमवर्क देते हैं, एक स्ट्रक्चर दे देते हैं कि किस तरीके से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएं ताकि वो हमारे लिए जो है क्रेडिबल हों। क्रेडिबल का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल हों। ठीक है, तो बेटा जो नेक्स्ट इसकी नेचर का पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसीलिए बनाए जाते हैं, एक तो कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती है अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए वो उनमें यूनिफॉर्मिटी आए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि एक समानता आए, एकसारता आए, कि हर जो भी लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करें वो इसी एक तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ करें। एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, और उनके थ्रू जो बिज़नेस के बारे में है वो पारदर्शिता शो हो सके, मतलब जो बिज़नेस में हो रहा है एक्चुअली वही जो है
वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू दिखाया जा सके। दूसरा ये है कि इसके साथ कंसिस्टेंसी आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ईयर टू ईयर या प्रैक्टिसेस ईयर टू ईयर सेम ही यूज़ करेंगे तो उसके साथ जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में एक सारता आती है और उसकी वजह से इसकी जो कंपेरेबिलिटी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की वो बढ़ती है। तो इन बेनिफिट्स के लिए, इन क्वालिटीज़ के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की इन क्वालिटीज़ के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये बनाए जाते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट इसकी नेचर का पॉइंटर है वो है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज्ड कीपिंग इन व्यू द बिजनेस इन्वायरमेंट और लॉज ऑफ द कंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब भी बनाए जाते हैं उस देश के जो बिजनेस इन्वायरमेंट है और जो कंट्री का लॉ है, जो पॉलिसीज़ बिजनेस की चेंज हो रही हैं अगर, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको रिवाइज़ किया जाता है और बनाया जाता है। और जो भी कंट्री के लॉ हैं, कानून हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता है और टाइम टू टाइम इनको फिर रिवाइज भी किया जाता है। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में या कंट्री के लॉज में तो अकॉर्डिंगली इन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया जाता है। तो बेटा जो नेक्स्ट है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जो है वो मैंडेटरी होता है ताकि इन जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनकी जो है वैल्यू को हम बरकरार रख सकें, क्रेडिटेबिलिटी को बरकरार रख सकें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें सिर्फ जो है प्रोसीजर्स ही नहीं प्रोवाइड करते, रूल्स ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि हर एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अल्टरनेट भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी लिए इन प्रैक्टिसेस को फ्लैक्सिबल बनाते हैं, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उन अल्टरनेटिव्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे अल्टरनेटिव ही एक्सेप्टेबल होते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेटिव की फैसिलिटी देने से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो अकाउंटेंट्स को फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनकी सिलेक्शन करने में। के बाद जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटा मीनिंग से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। मीनिंग से ही हमारे पास नेचर के पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, अब मीनिंग से ही इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट और मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास निकल के आता है वो ये है टू एलिमिनेट डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि जो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस प्रोफेशनल्स द्वारा, अकाउंटेंट्स द्वारा यूज़ की जाती हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं और डाउट्स रहते हैं रियलाइबिलिटी पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रियलाइबिलिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे। तो उसको ख़त्म करने के लिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो उसके बारे में कोई भी पर्सन उनको रीड करके, उनको समझ के उनके बारे में जानकारी ले सकता है। तो जिसकी वजह से जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, पढ़ेगा, उसके लिए समझना उनको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस केस में अगर वो डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ होंगी तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने का। तो थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। तो जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं उनको हम समझ सकते हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है और इनको कैसे अडॉप्ट करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी जो है वो
मिलती है। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ टू एंटिटीज़। अकाउंट सेम यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती हैं हमारे पास, उनको हम आसानी से दो एंटिटीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर करके वैल्यूएबल डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बेस पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हम ले सकते हैं। तो ये कंपैरिजन को पॉसिबल करता है। टू एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती हैं वो ज़्यादा भरोसेयोग्य होती हैं, उनमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, कंपेरेबिलिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है। तो इसकी वजह से वो रिलायबल होती है, मतलब वो ट्रू पिक्चर शो करती हैं बिजनेस के बारे में। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, प्रेजेंट करने में यूनिफॉर्मिटी आती है, समानता आती है। तो बच्चे इस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के बिजनेस हाउसेस के लिए, क्योंकि उन्हीं के बेस पे ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। तो बच्चे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा इशू किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक कमेटी है, उसके द्वारा डेवलप किए हैं, इशू किए हैं। और ये इस कमेटी ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया था जिसकी रिकमेंडेशन पे इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है डेवलप किया गया। तो बेटा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा डेवलप किए गए हैं। ये स्टैंडर्ड्स बेटा प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं और इसमें हम जो एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं वो फेयर वैल्यू कंसेप्ट के बेस पे एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चे ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनके अंडर कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। जो फर्स्ट है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती हैं, जिसमें कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को शो करती हैं, लायबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशंस को शो करती हैं, और इक्विटी जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी शो करती हैं। इन्वेस्टर्स की जो वैल्यू है, नेटवर्थ है, उसको शो करती हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इसमें दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इस स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है वे एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होती हैं। तो जो रेवेन्यू होते हैं वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी इनकम जनरेट की है उसको शो करते हैं, और इस इनकम के रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज होते हैं, एसेट्स इंक्रीज होती हैं, और शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो इंक्रीज होती है, और हमारी लायबिलिटीज़ जो है वो डिक्रीज होती हैं। और एक्सपेंसेस जो है वो हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी खर्चे होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको शो करती हैं। तो इनका रिज़ल्ट क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं, एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं, और शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ सकती हैं इनकी वजह से। तो बच्चे इस स्टेटमेंट के बाद जो थर्ड स्टेटमेंट होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो बेटा ये ऑनर्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको शो करने के लिए जो एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद जो भी उनमें चेंजेस आए हैं उनकी वैल्यू में, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी चेंजेस आए हैं उसको शो करती है। तो बेटा इसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो।
तो बेटा ये स्टेटमेंट होती है जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के में जितना भी कैश का इनफ्लो हुआ है और जितना भी कैश का आउटफ्लो हुआ है उसको शो करती है, और एट द एंड कैश का क्या बैलेंस है उसको भी शो करती हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और बेटा जो फिफ्थ इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास वो होती है कि नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो भी हमने ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स होती हैं उसकी क्लैरिफिकेशन और डिटेल हमें नोट्स में मिलती है, और जो भी इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने यूज़ की हैं उसका डिस्क्लोजर जो है वो नोट्स में किया जाता है। तो बेटा इसी तरह ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो कि एक कमेटी है उसने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप किया था जिसकी रिकमेंडेशन पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप किए गए हैं। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर नोटिफाइड हैं, और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस पॉलिसीज़ और लीगल पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं। अदरवाइज ये कम्प्लीटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किन कंपनीज पे अप्लाई किए जाते हैं? कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्टेड हैं उनके पे अप्लाई किए जाते हैं। और कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹250 करोड़ और मोर, जिन कंपनीज की जो नेटवर्थ है 250 करोड़ या इससे ज़्यादा की है। नेटवर्थ किसे कहते हैं हम? नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, नॉट द टोटल लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज जो कि शेयर होल्डर इक्विटी को शो करते हैं। तो उस नेटवर्थ को जिन कंपनीज की 250 करोड़ या इससे ज़्यादा की होगी उन कंपनीज पे ये अप्लाई होते हैं। और जो इन कंपनीज की होल्डिंग कंपनीज हैं, मेन कंपनीज, और जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज है जिनको हम सहायक कंपनीज भी बोलते हैं, और जो इनकी एसोसिएट कंपनीज है, संबंधित कंपनीज हैं, और जो इनकी जॉइंट वेंचर्स हैं, उन पर भी ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई होते हैं। तो जो बाकी कंपनीज हैं जो इन तीनों में कैटेगरीज में नहीं आती उनकी वो अपनी मर्जी से इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर सकती हैं, तो उन पे कोई कंपल्शन नहीं है इनको यूज़ करने के लिए। तो क्योंकि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो इस तरह इनके अंडर जो बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल और उनकी क्रेडिटेबिलिटी जो है वो यूनिवर्सल क्रेडिटेबिलिटी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बनती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का जो टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वो क्लियर हो गया होगा। नेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में भी पता चल गया होगा, और इंडियन लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में भी समझ आ गया होगा। और बच्चे फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसके बारे में तो आप कमेंट करके मुझे इसके बारे में ज़रूर पूछें। तो बच्चे होप करती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। पॉजिटिव और सक्सेसफुल लाइफ सोचते हुए गुड बाय।